हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, जैसा कि आज है 2 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 जुलाई 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है और वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए आए हो तो। चलिए जैसा कि स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखो, 1 जुलाई को 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, जीएसटी दिवस और एसबीआई का स्थापना दिवस। अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों दिवस एक ही दिन मनाए जाते हैं, 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। अब इनको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो जैसे पहला हमारा है नेशनल डॉक्टर्स डे। ये क्या मनाया जाता है? 1 जुलाई को ये भी मनाया जाता है, जिससे क्योंकि डॉक्टर विधान चंद्र राय जी की जयंती होती है, इसी दिन 1 जुलाई को मनाई जाती है जयंती। उनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों ही 1 ही जुलाई को होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो चिकित्सक तो थे ही, साथ में विश्व प्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक थे, मतलब विश्व प्रसिद्ध थे, वर्ल्ड में फेमस थे सबसे। अब 1961 में इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो पुरस्कार आप जानते हो, भारत रत्न भी मिला था। तो 1 जुलाई को इनके जन्म दिवस पर जैसे हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। अब इस बार की थीम क्या है? बिहाइंड द मास्क टू हु व्हील्स द हीलर्स। ये इस बार की थीम है। किसकी? जीएसटी, मतलब ये हमारे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम बताई जा रही है। अब इसमें आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जैसा कि हमारा दूसरा है जीएसटी दिवस। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को ये भी मनाया जाता है और स्थापना दिवस जैसा कि जीएसटी का मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को मध्य से, मतलब आधी रात के टाइम पे जीएसटी लागू किया गया था अपने भारत में। केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था, फिर अन्य राज्यों द्वारा एक एक करके लागू किया गया। तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, इसीलिए 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। जीएसटी बोले तो गुड एंड सर्विस टैक्स की बात हो रही है। अब जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार की बात करें तो कैसे कैसे, कौन कौन से? एक सेंट्रल जीएसटी होता है, एक स्टेट जीएसटी होता है और एक होता है यूटी जीएसटी, मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। ये 4 तरह की, 4 कैटेगरी की जीएसटी होती हैं। यूनियन टेरिटरी तो आपको पता ही है, और आईजीएसटी भी, जैसा कि ये इंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब जीएसटी की सुझाव की समिति, जो विजय केलकर समिति थी, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। विजय केलकर की समिति के सुझाव पर जीएसटी लाया गया था। और जीएसटी में टैक्स स्लैब कितने हैं, मतलब किस किस पर परसेंटेज पर कटता है? एक तो 0% होता है, दूसरा 5%, तीसरा 12% और चौथा 18% और पांचवा है 28%। ये आपको ध्यान रखनी है। 4 प्रकार की जीएसटी होती हैं जैसा कि, लेकिन टैक्स स्लैब जो होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। अब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको 0% में रखा गया है, और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिनको 28%, 18 और 12 या 5% में रखा गया है। अब कुछ प्रोडक्ट जो ऐसे भी हैं जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, मतलब अभी जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, ऐसे भी हैं अभी प्रोडक्ट। अब जैसे जैसे आप पेट्रोल समझ लो, डीजल जो डलाने जाते हो आप, वो तेल, पेट्रोलियम जो होता है, उन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया है अभी। कारण ये है कि उन पर एक्स्ट्रा यहाँ पर वसूली करती है। जैसा कि सरकार जीएसटी लागू करने वाला जो पहला राज्य कौन सा था? असम था। अंतिम राज्य पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर था। राज्य की बात हो रही थी, ये जम्मू कश्मीर था। अब तो ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है जम्मू कश्मीर वर्तमान में। जब जम्मू कश्मीर हुआ करता था, मतलब राज्य, अब आज के टाइम पर जैसा कि यूनियन टेरिटरी है। अब आते हैं हम लोग, जैसे कि हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट दिवस है, जो कि कौन सा? एसबीआई का स्थापना दिवस। एसबीआई का भी स्थापना दिवस हम लोग 1 जुलाई को ही मनाते हैं। 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। एसबीआई की कब की थी? 1955 की बात हो रही है, स्थापना हुई थी ये। अब 1 जुलाई से हुई इसकी। अब 1 जुलाई को जैसा स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसमें बहुत सारी बैंकों को मिला करके, खास करके बात करें तो इंपीरियल बैंक जो था उसका नाम बदल करके अब एसबीआई किया गया था 1955 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है और ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है। जैसा कि इसके अध्यक्ष कौन है इस टाइम वर्तमान में? CS शेट्टी, चला श्रीनिवासन जी। कौन है ये? शेट्टी जी, ये इसके अध्यक्ष वर्तमान में बात कर रहे हैं। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और तीनों दिवस जैसा कि 1 जुलाई से याद रखना है आपको। अब आगे
हाल ही में आयोजित 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वाटिक चैंपियनशिप 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में टॉप पर रहा है? एक्वाटिक चैंपियनशिप है, अब इसमें टॉप पर रहने की बात पूछी जा रही है कि टॉप पर कौन सा राज्य रहा है। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वाटिक चैंपियनशिप में इस बार टॉप पर रहा है कर्नाटक। अब कर्नाटक अक्सर टॉप पर आता है और इसमें जो इस बार भी जैसा कि टॉप पर रहा है, देखो कर्नाटक जो है टॉप्स इन मेडल टैली में अब टॉप पर आया है। कर्नाटक ने 16 गोल्ड जीते हैं, 11 सिल्वर और 14 कांस्य पदक और टोटल 41 मेडल के साथ में ये टॉप पर रहा है। इसमें शान गांगुली ने 400 मीटर में अपना राष्ट्रीय मीटर का रिकॉर्ड भी तोड़ा है इन्होंने। महाराष्ट्र जो है दूसरे पर है रहा 6 गोल्ड के साथ। तमिलनाडु तीसरे पर रहा है 8 गोल्ड के साथ। जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस रिविंग रा का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि अब रा का नया सचिव नियुक्त किया गया है किनको? तो रिसर्च एंड एनालिसिस यूविंग ये नियुक्ति जून में हुई है, लेकिन अब इनका कार्यकाल अब शुरू हो रहा है 1 जुलाई से। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा जो भारत की विदेशी मामलों की खुफिया एजेंसी है, उसके नए सचिव या कहें कि नए प्रमुख ये नियुक्त कर दिए गए हैं पराग जैन। अभी तक रवि सिन्हा थे, रवि सिन्हा की जगह पर अब आ गए हैं पराग जैन। ये आपको जैसे हम बता दें, पराग जैन जो इनके पास अच्छा खासा 20 से ज्यादा सालों का मतलब अनुभव है राह में काम करने का। जैसा कि इनकी बात करें, अब इनकी काफी अहम भूमिका रही थी। इन्होंने अपने नेटवर्क के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने कहाँ पर हैं, टेरर कैंप कहाँ पर है और कहाँ पर उनके लॉन्च पैड हैं, इन सब की जो लोकेशन है इन्होंने बताई थी और जिसके बाद इनका सक्सेस हो गया, जैसा कि पाया ऑपरेशन सिंदूर भी। अब पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। रॉक एजेंट जो होते हैं उनका खुद का नेटवर्क अच्छा खासा होता है और अपने एजेंट वहां पर लगाए रहते हैं। रवि सिन्हा की जगह पर आएंगे, अब रहेंगे कौन? आईपीएस पराग जैन, ये नए प्रमुख होंगे। स्थापना की अगर बात करें तो रा की तो 1968 में हुई थी रा की और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जैसा कि यहाँ पर कुछ और नियुक्तियां भी हैं, जैसा कि एक बार इनको हम रिवाइज भी कर लेते हैं। जैसा कि अब जोजीआई ये एशियाई अवसंरचना जैसा कि इनकी क्या बन गई हैं, ये बनी हुई है इस टाइम वर्तमान में AIAB की अगला अध्यक्ष बनी हुई है। अब रिंकू सिंह की बात करें, ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बने हुए हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री की बात करें तो ये IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बन गई है। शिव सुब्रमण्यम रमन ये पेंशन एंड फंड नियामक और विकास प्राधिकरण मतलब PFRDA के अध्यक्ष बने हुए हैं। जी संपत कुमार निप्पॉन को इंडिया NKI के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। अनुराधा ठाकुर की अगर बात की जाए तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के सदस्य हैं। ये अलियावती लंग कुमार की बात करें तो ये उत्तर कोरिया में भारत की राजदूत के रूप में नियुक्त की गई हैं। यहीं पर अब राजदूत है, ये हो गई राजदूत। उसके बाद यशस्वी सोलंकी की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एट डी कैंप ADC मतलब ये नियुक्त की गई है। और ब्लेस वेट्रवेली की बात करें तो ये यूके की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है प्रभु। 25 में G7 देशों ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय जो कंपनियों को कितने प्रतिशत वैश्विक न्यूनतम कर व्यवस्था में छूट देने की सहमति जताई है? अब न्यूनतम जैसे कि क्या बताया जा रहा है, इसका प्रतिशत वैश्विक कर व्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पर। तो भाई साहब ये जब से ट्रम्प आए हुए हैं ना, ट्रम्प ये केवल और केवल ऐसा बिजनेस कर रहे हैं दुनिया भर में, दुनिया से क्या निचोड़ करके दबाव बना करके अपना जो प्रॉफिटेबल जो है बनाना चाह रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, G7 देशों ने कहा कि भाई G7 देशों सुनो, अमेरिकी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं इनको कम से कम 15% मतलब 15% की वैश्विक न्यूनतम कर व्यवस्था में छूट दो, मिनिमम 15% की। अब तो ये जो आप बता दें, आर्टिकल भी आप देख सकते हो न्यूज में, G7 एग्रीज जो है इस पर एग्रीज हो चुकी हैं कंट्रीज, जो ये इसमें एग्री करके मतलब सहमति जताई हुई है। और इस पर क्या कहिए, यूएस मल्टीनेशनल यूएस की जो कंपनियां हैं उनके लिए ग्लोबल मैक्सिमम टैक्स से जो 15% का एक्सपेंशन मिल रहा है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 जो हुआ है 15 से 17 जून तक, PM मोदी भी गए थे वहां पर। तो इसके बाद ये फैसला आया वहां पर कि कनाडा की अध्यक्षता में इस बार जो G7 समिट हुई थी, ये तो आपको याद ही होगी, इस बार अब इटली ने मतलब पिछली बार की थी, इस बार की कौन कर रहा है, कनाडा अध्यक्षता कर रहा है। लेकिन अभी जो कि हम बात करें OECD की मान्यता मिलना जरूरी है और अभी पेंडिंग है OECD। अब जिसको मतलब इसको क्या करें, मंजूरी दे देगा जब ये,
तो फिर ये मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, जो किसकी मल्टीनेशनल है, मतलब कि जब अपने देश से बाहर भी और व्यापार करने वाली कंपनियां हो, मतलब देश में भी करें और बाहर भी करें, ऐसी कंपनियों को मल्टीनेशनल कहा जाता है। जैसे आप बहुत सारे यूज कर रहे हो, ऐसे देख लो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यूट्यूब है या गूगल हुआ या अमेजन, फ्लिपकार्ट, इस तरह की जो एक्स है, ये सब क्या है, मल्टीनेशनल में आती हैं। इसके अलावा आप टेस्ला भी हुआ, ये भी इसमें आता है। सारी कंपनियां मैक्सिमम बड़ी बड़ी जो भी आप सुनते हो ना, मल्टीनेशनल ही हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा मंजूरी मिल जाएगी। ठीक है, डेवलपमेंट इसके द्वारा मंजूरी मिल जाएगी, तो क्या ये चीज लागू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत का पहला वन्य जीव गलियारा, ये जो राजमार्ग कहाँ पर बनाया गया है। तो पहला जैसा कि राजमार्ग बनाया जा रहा है, किसके लिए, वन्य जीवों के लिए बनाया जा रहा है पहला वन्य जीव गलियारा। ये राजमार्ग बनाया जाएगा दिल्ली मुंबई में, दिल्ली मुंबई राजमार्ग पर हाईवे पर ये बनाया जा रहा है और इसकी घोषणा हुई है, हम बता दें आपको। तो ये इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बुलेट इन दिल्ली एंड मुंबई हाईवे नियर रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य के पास में ये स्थापित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है मतलब, और देश का पहला वन्य जीवों को समर्पित गलियारा होगा ये। तो 12 किलोमीटर इसकी टोटल जो लंबाई होने वाली है। रणथंभौर और टाइगर रिजर्व के बफर जोन में ये होकर के गुजरेगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज रहेगा कि देखो, 5 वन्य जीव के ओवरपास रहेंगे ये, और भारत का सबसे लंबा अंडरपास भी रहने वाला है ये रणथंभौर। जैसा कि आप जानते हो रणथंभौर कहाँ पे पड़ता है, ये है राजस्थान में। और कहाँ से शुरुआत हो रही है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक की बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने किसानों को उनकी जो कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद करने के लिए हेजिंग डेस्क स्थापित किया है। तो किस राज्य ने शुरुआत करी है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो डेस्क, ये हेजिंग डेस्क है जैसा कि ये स्थापित किया है। और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जैसा कि इसको वर्ल्ड बैंक की सहायता से, या कहें वर्ल्ड बैंक की सिफारिश पर इसको लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किया था कि किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए एक हेजिंग डेस्क स्थापित कीजिए और ट्रैक करिए, उसके थ्रू मॉनिटर कीजिए। कई बार क्या हो जाता है कि किसान जो है ना, वो मंडी में अपने सामान को ले जाने में उससे ज्यादा मूल्य खर्च कर देते हैं, मतलब जितने का उनका सामान नहीं उतना तो उनको ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लग जाता है। ठीक, तो अब इतना सामान खर्चा होगा तो कौन चाहेगा कि हम भैया इसको बेचे जाके नुकसान में। इसीलिए अभी बहुत सारी वीडियोस भी आप वायरल हो रही है, देख लो, आपने देखा होगा, अक्सर हम जो हर मौसम में वायरल होती रहती हैं, ये कि बहुत सारे जो किसान हैं अपनी जो उपज का सड़कों पर, रोड पर, खेतों में ऐसे ही मतलब फेंक देते हैं इसको। ठीक है, ट्रक भरा हुआ सामान, जैसे अभी आप आम का मौसम चल रहा है, तो आंध्र प्रदेश में आम के आप देखोगे ना, रोड के किनारे बहुत ज्यादा ऐसे ट्रक भर के आम फेंक दिए हैं। क्यों, क्योंकि किसानों को उनका जो उचित मूल्य है वो थोक मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, मार्केट में खराब हो जा रहे हैं। इसके अलावा अब एमएसपी भी नहीं मिल पा रहा है इनको उतना, उस लेवल का। उसके अलावा और जो टमाटर का सीजन आता है, जैसा कि टमाटर और आम, इस तरह की जो सब्जियां होती है ना, वो ज्यादा दिन रुकती नहीं है, वो लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग नहीं रख सकते, वो बहुत जल्द खराब हो जाती है, बस मतलब दिनों के टाइम की होती है, वो तो बढ़ाते रहते हैं। अब ये सब चीजें क्या है, जो अगर नहीं रखोगे, नहीं अगर सही समय पर बिक पाएगा तो ये सब फिर खराब हो जाएगा। अब आम भी है, आम तुड़वा लिए, सही समय पर अगर नहीं बिक पाया तो खराब हो जाएगा। सही, अब इसी तरह जो मतलब प्याज है, आलू है, अगर इनकी बात करें तो ये सब चीजें क्या होती है ना, इनको लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग रख सकते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होती हैं। तो अब ये लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, लेकिन ये सब में दिक्कत हो जाती है, जैसे आम और टमाटर में। तो ऐसे में किसानों को जो उचित मूल्य मिले, किसानों को जल्दी जल्दी पैसा भी मिले, इन सब के लिए यहाँ हेजिंग डेस्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको, मतलब महाराष्ट्र सरकार स्मार्ट परियोजना के तहत ला रही है। स्मार्ट परियोजना का मतलब क्या होता है, अब ये हो गया एग्री बिजनेस। जैसे कि अब देखो, यहाँ से स्मार्ट में ART, जैसे कि इसका मतलब है फुल फॉर्म, अगर बागी वाला जो हम बात करें, साहब ठाकरे जो हैं MS में हैं, आप कैसे जानते हो, ये अब बताएं इनको कि देखिए एग्री बिजनेस जो है एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये स्मार्ट है, स्मार्ट परियोजना है और महाराष्ट्र सरकार की है, जैसे कि फेमस योजना है। इसी के तहत इसको लाया गया है, तो वर्ल्ड बैंक की सिफारिश पे ये किया गया है। अब जैसे कि हम देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में बात आई है, तो महाराष्ट्र को एक बार देख लेते हैं। ये जो महाराष्ट्र है, ये अपने
ज्यादातर राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से राज्य पड़ जाते हैं यहाँ पर हम आपको बता दें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये इसके अलावा जो कर्नाटक और गोवा, ये सब अपना बॉर्डर शेयर करते हैं किससे? महाराष्ट्र है। मुंबई और नागपुर इसकी राजधानी है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। सीपी राधाकृष्णन गवर्नर है। 36 जिले हैं, 288 विधानसभा में सीटें होती हैं, 48 लोकसभा में और यहाँ पर जैसे कि 19 राज्यसभा में सीटें जाती हैं। पॉलिसी अब हम बात करें, लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें, यहीं पर अभी 3 लैंग्वेज की पॉलिसी लागू की गई थी। बात हुई थी कि भैया लागू करना है, कुछ दिन पहले की बात है जो महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआत की थी। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया भी था इसके बारे में, अब शायद अब ये सुनाई पड़ रहा है कि इन्होंने वापस लिया है किसी के दबाव में, मतलब वही सरकार का दबाव होगा, क्योंकि वहां पे नहीं चाहते थे वहां के लोग कि ये 3 पॉलिसी हो, 3 लैंग्वेज वाली, हिंदी वाली। तो अब यहाँ पर क्या रहेगी, फिर से 2 लैंग्वेज पॉलिसी चलेगी। अब हमने आपको जैसे कि करंट अफेयर में बताया ही था पहले इसके क्वेश्चन। अब लोनार झील यहाँ पर आती है, तो लोनार झील जो है लेक आप जानते हो, यहाँ पिंक लेक के नाम से भी जानी जाती है। शैवाल के कारण, शैवालों की उत्पत्ति के कारण इसका रंग जो है गुलाबी हो जाता है। क्षीरसागर झील है, उपवन झील है, वेन्ना बिहार ये यहाँ पर है। ताड़ोबा नेशनल पार्क है, चंदौली नेशनल पार्क है, भीमा शंकर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, बोल घाट, थाल घाट और ये अम्बा घाट यहाँ के जो प्रमुख घाट है। और यहाँ पर औरंगाबाद जिसका नाम बदल करके क्या रखा गया है, छत्रपति संभाजी महाराज नगर कर दिया गया है। और उस्मानाबाद का नाम बदल कर क्या रखा गया है, धाराशिव कर दिया गया है यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन जैसा कि हाल ही में अभी जारी प्रबंधन जो प्रभावशीलता मूल्यांकन MEE में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो MEE की बात हो रही है, मैनेजमेंट, यहाँ पर इफेक्टिवनेस और असेसमेंट। ये MEE के अभी जैसे कि प्रभावशीलता सूचकांक की बात हो रही है, इसमें राज्यों की लिस्टों में टॉप पर बताया गया है केरल को। केरल इसमें टॉप पर रहा है, या केरल जो है टेक्स्ट टॉप स्पॉट है इन नेशनल पार्क मैनेजमेंट इवोल्यूशन, ये है इसकी मतलब आर्टिकल में आप देख सकते हो न्यूज के। अब नेशनल पार्क को लेकर के यहाँ पर उसके जो मैनेजमेंट को लेकर के जारी किया गया है, तो ये जैसा कि पहले पर केरल मतलब कर्नाटक, उसके बाद है पंजाब तीसरा है। जैसा कि यहाँ पर केरल में जो राष्ट्रीय उद्यान है जैसे कि नेशनल पार्क और वहां के जो वन्य जीव अभ्यारण्य, इनका मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट के मुताबिक, और इसमें जो केरल को 76.22% का स्कोर मिला हुआ है, जो एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे सबसे गुड, वेरी गुड मतलब की कैटेगरी में रखा गया है। बाकी को गुड, उसके बाद फिर मतलब लास्ट में मतलब ये वेरी जैसे की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगर बात किया जाए तो चंडीगढ़ टॉप पर है, किसमें? केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। तो 85.16% यहाँ जो बेहतर मैनेजमेंट है होता है इसका नेशनल पार्क का। अच्छा, अब सबसे न्यूनतम में क्या है? लद्दाख है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है कहाँ पर है, सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो सर्वाधिक नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये मैंने आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं इतनी बार, MP में है। और जो सर्वाधिक टाइगर रिजर्व भी, ये भी कहाँ पर है सर्वाधिक, ये भी है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो इन्हें टाइगर रिजर्व का राज्य भी कहा जाता है। जैसा कि अब यहाँ पर 9 टाइगर रिजर्व है, 12 नेशनल पार्क है। आप केरल के बारे में देख लो। केरल अगर बताएं तो दक्षिण में, ये दक्षिण का एक तरीके से लास्ट वाला राज्य है। ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, पिनराई विजयन यहाँ के CPI पार्टी से कौन है, यहाँ के CM। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, यहाँ के गवर्नर हैं। अब कर्नाटक और तमिलनाडु से ये जो केरल अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा यहाँ पर वेम्पनाडु कायल झील है और इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, पलक्कड़ गैप ये जो दर्रा है यहाँ पर, और पाल घाट भी यहीं पर है, कथकली, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम जो यहाँ के लोक शास्त्रीय नृत्य है। जैसा कि जिले 14 है, 140 विधानसभा में सीटें, 20 लोकसभा में और 9 राज्यसभा में सीटें जाती हैं। अभी मैंने जैसे कि थोड़े दिन पहले ही बताया था आपको कि आपको अरलम जो तितली अभ्यारण्य है, ये अरलम तितली अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है, ये क्या है, और भारत का पहला तितली अभ्यारण्य है जो कि कहाँ स्थापित किया गया है, केरल राज्य में स्थापित किया गया है। केरल में ही जैसा कि हम आपको बता दें, एंड प्राउड परियोजना भी लागू की गई थी, किसको, दवाइयों को लेकर के जितनी भी वेस्ट दवाइयां होंगी उनको क्या किया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। ये है इसका। अब भारत का पहला तितली अभ्यारण्य है जो कि केरल में ही है, ये आपको बता दें अरलम तितली अभ्यारण्य है। हाल ही में आयोजित
यूजेड चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? यूजेड मास्टर्स, ये किसका मास्टर्स कप की बात हो रही है, 2025 का खिताब है। तो इसलिए जीत लिया है साथियों प्रज्ञानंद ने। आर प्रज्ञानंद जो कि भारतीय हैं, भारतीय ग्रैंड मास्टर भी हैं और भारत के टॉप चेस प्लेयर हैं, मतलब नंबर 1 रैंक पर अभी आज के टाइम पर ये हैं। आर प्रज्ञानंदा तो इन्होंने अभी जैसे कि यूजेड चेस मास्टर का खिताब जीत लिया है और भारत के चेस खिलाड़ी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यही वजह है कि जो भारत का जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है, इसने क्या है अभी हाल ही में स्टाइपेंड भी देने के लिए स्कीम लॉन्च किया है। अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपको बताया था कि जिससे और भी युवा खिलाड़ी जो होते हैं नए वो चेस के प्रति थोड़ा सा इंस्पायर हो सके, प्रोत्साहित हो सके। तो आर प्रज्ञानंद ने ये जीता हुआ है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था इनकी। और लाइव फिडे रेटिंग जो है, रेटिंग की बात हो रही है, तो इनकी कितनी हो गई है अभी वर्तमान में 2778 है इनकी रेटिंग। 2500 के ऊपर जो अगर किसी का हो जाता है येलो पॉइंट, तो वो हो जाता है, आप जानते हो, ग्रैंड मास्टर कहलाने लगता है। ठीक, इसकी इनकी क्या हो गई है आर प्रज्ञानंद की 2700 के ऊपर है और भारत में ये टॉप पर है, दुनिया में चौथे पर है रैंकिंग में। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया? अब स्टॉप क्लॉक नियम लागू कर दिया है किसने? अब ये जैसे होता है ना, घड़ियों में होता है, मोबाइल में होता है, या आप कहें जैसे कि स्टॉप क्लॉक भी होते हैं। स्टॉप वॉच लगाते हो जैसे, ऐसी ये यहाँ पर स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया गया क्रिकेट में भी। अब क्रिकेट में ये नियम लागू किया गया किसके द्वारा? तो ये हुआ है आईसीसी के द्वारा, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के थ्रू ये लागू किया गया है। अब कुछ दिन पहले जैसे हमने आपको बताया था कि मेरिट बॉर्न क्रिकेट क्लब के बारे में बताया था कि बनी हाफ मैच जो होता है, कैच, बनी हाफ कैच जो है, तो उसे क्या इन्होंने क्या किया था, मतलब अब मान्यता नहीं देंगे, उसको बैन किया था। क्या किया था? इसको बैन कर दिया था। क्यों एमसीसी ने बैन किया था? यहाँ आईसीसी ने बहुत सारे नियमों पर बदलाव किए हैं, मतलब चेंजमेंट किया हुआ है। जैसे बताएं तो जुलाई से, कब से हो रहा है चेंजमेंट? जुलाई से, यानी कि अब ये 1 जुलाई से चालू हो चुका है। अब आज तो दूसरा दिन है, 2 जुलाई है। क्रिकेट में कौन कौन से नियम है, जैसे हम बता दें, एक तो ये स्टॉप क्लॉक का नियम लागू कर दिया गया है। स्टॉप क्लॉक का नियम क्या होगा? इसके तहत ना जो टाइमिंग होती है, मतलब धीमी ओवर स्टेट रेट स्लो जैसा कि होता है, ठीक है, कई बार क्या होता है, इस पर पेनल्टी भी लगती है स्लो ओवर रेट में। तो इसमें क्या होता था कि अभी तक बस खिलाड़ियों का थोड़ा सा, जैसे कि अगर इधर उधर कर दिया जाता था कि 30 गज के मतलब दायरे में अगर बात करें, और खिलाड़ियों को जो लाख 2 मतलब केवल 1-2 बाहर रहेंगे जैसे कि, तो ऐसा पेनल्टी दिया जाता था बॉलिंग वाली टीम को। अब यहाँ इसको रोकने के लिए स्टॉप क्लॉक वाला सिस्टम लागू किया जाएगा। ये कैसे होगा? ठीक वैसे ही जैसे आप क्रिकेट देखते हो ना कि जब डीआरएस लेना होता है ना, तो डीआरएस के लिए क्या होता है, 15 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है, 15 सेकंड का। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ टाइमर शुरू हो जाएगा। ये टाइमर चलता रहेगा और ये टाइमर हो सकता है कि पूरे मैच के लिए चलाएं। अब कैसे चलाएंगे ये तो अब देखने को मिलेगा आगे जाके, लेकिन ये स्टॉप क्लॉक के अकॉर्डिंग ही उनको अपनी फील्डिंग सेट करनी होगी या मैच ऑपरेट करना होगा। फील्डिंग वाली टीम को, क्योंकि स्लो ओवर रेट वही लोग करते हैं, तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 वाले ही साइकिल में जैसे कि ये लागू कर दिया जाएगा। नया फैसला है इस बार का। और एक और चीज इसमें, एक और जो शुरू कर दिया गया क्या है कि अगर जानबूझकर कोई पूरा रन नहीं लेता है, तो जो शॉर्ट रन वाला है होता है ना, तो अगर जानबूझकर मतलब लिया नहीं उसने, कोई शॉर्ट रन नहीं होता है, तो फील्डिंग करने वाली टीम जो है ये फैसला करेगी, डिसाइड करेगी कि अब जो बल्लेबाज को गेंदबाज जो होगा, कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी करेगा आगे का। और एक अजीब सा ये नियम है जैसा कि अब शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब ये होगा अगर कोई शॉर्ट रन होता है जैसे लेता है, तो फिर अब जो बॉलर होगा मतलब वो डिसाइड करेगा कि हम जो वहां पहुंचा है उस टाइम, वर्तमान में उस टाइम, तो उसकी गेंदबाजी करेंगे या फिर जो इधर तरफ है उसको हम गेंदबाजी करने देंगे। ये बॉलर डिसाइड करेगा। बॉलर का मन होगा, अगर वो कह देगा कि नहीं, जो कर रहा था अच्छा बैट्समैन है वो करेगा, तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ, तो वही वो करना पड़ेगा। वहां पर तुम जाओ या वहां पर खेलो, इस तरह से मतलब उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा, तुमको हम खिलाएंगे। तो ये यहाँ के जैसे कि 2 बड़े नियम हैं, चेंज किए जाएंगे। आपको ये नियम कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आईसीसी की बात करें तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। दुबई में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं इसके जय शाह। शॉर्ट रन तो आप जानते हो कि मतलब जो कोई 2 जैसे कि क्या कहें कि डबल लेना
जा रहा है और पूरा नहीं पहुंचता है और बीच से ही लौट आता है, या थोड़ा सा ही पहुंचने के पहले ही लौट आता है, तो उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट रन बोलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा GOL मतलब गोल स्टेट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो मंत्रालय की बात आ गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है, इसके द्वारा यहाँ पर गोल स्टेट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब ये मोबाइल ऐप है, जैसे कि हम बता दें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे की बात करें स्टेट्स, फुल फॉर्म इसका क्या है? यही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स। ये बेसिकली जो है स्टैटिस्टिक होते हैं, तो सांख्यिकी होते हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया है और इसको सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अभी 29 जून को हम लोगों ने पढ़ा कि भी था राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को हर साल मनाया जाता है। जैसा कि अब अवसर पर ही ये ऐप लॉन्च भी कर दिया गया। जैसा कि अब ये देश भर के जो भी सांख्यिकी आंकड़े होंगे, जो भी स्टैटिस्टिक्स होंगे, वो आम जनता को भी पता चल जाए, इसके लिए यहाँ पर ये ऐप लॉन्च किया गया है। अब GOI जैसे की बात हो रही है, गवर्नमेंट, इसका GOI की बात हो रही है। इस ऐप के जरिए, इस मोबाइल के ऐप जरिए क्या होगा? बहुत सारे जो स्टैटिस्टिक होते हैं उनको देख सकते हो, उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, या कहें आप लोगों से ज्यादा, जैसे कि हम बताएं, हम लोग को नीड होती है, इसकी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो जैसे कि इसको क्या है, मेन मतलब हमें ट्रेंडिंग टॉपिक चाहिए होता है, ट्रेंडिंग टॉपिक बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो उसके लिए हमें ज्यादा इस पर फोकस करना होता है, जो सारे स्टैटिक की जरूरत पड़ती है। अब जैसे कि अगर मैं मान लूं, एक एग्जांपल के तौर पे हम बता दें आपको, जैसे कि सिपरी की रिपोर्ट आती है, तो अब बताना होता है कि किसी के पास कितने परमाणु हथियार हैं, या कोई अगर GDP ग्रोथ किया है तो पिछले सालों में कितना किसी दर से बढ़ रहा है। वो ये सब स्टेट्स होते हैं, मतलब अब स्टैटिक हम लोग को रखना पड़ता है, जानना पड़ता है, हमें नॉलेज रखनी होती है। तो कोई भी प्रकार का अगर डाटा अगर देखना हो कि कौन सा राज्य है जो किस प्रकार की ग्रोथ कर रहा है, या किस में क्या बेरोजगारी घटी है कि बढ़ी है, या कहीं भी कुछ भी हो रहा है, कहाँ पर भुखमरी बढ़ रही है, कहाँ पर गरीबी बढ़ रही है, तो ये जी जो भी स्टेट्स होंगे यहाँ पर, मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक, तो वो क्या होगा, आम जो नागरिकों की जरिए कि मतलब आम नागरिकों को रियल टाइम में सुलभ बनाना, ये तो बनाया गया है, यही इनका उद्देश्य है, जो डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा भी मिलेगा और डिजिटल इंडिया तथा विकसित भारत की दिशा में योगदान भी देगा। इसका यही सब इसका उद्देश्य है। बाकी इसका यूज अगर हम बता दें तो हम लोग जैसे कि किस प्रकार का डेटा जैसे कि यहाँ पर है, ये यहाँ पे बताना है। अब अगला तो अगर बात करें तो ये 29 जून को, जैसा कि आप जानते हो, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये ऐप लॉन्च किया गया है इसी के अवसर पर, ये जो GOI स्टेट्स मोबाइल ऐप है। यहीं पर अगर और ऐपों की बात करें जो अभी लॉन्च किए गए हैं, यही इस पिछले साल, मतलब यही 2025 में बात कर रहे हैं, तो ये ई-कोर यात्रा ऐप है। ये ईस्ट कोस्ट रेलवे के लिए लॉन्च किया गया है, यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे यात्रा। तो ये जो जगन्नाथपुरी यात्रा होगी उसके लिए लॉन्च किया गया है। डिपो दर्पण, अन्य मित्र और अन्य सहायता भारत सरकार ने लॉन्च किया है। सचेत ऐप जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसने अथॉरिटी NDNA लॉन्च किया गया है। ई-सेहत ऐप जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। और अब यहीं पर बात करें भागीरथी मोबाइल ऐप, उत्तराखंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया है इसको, जहां से नदी निकलती कौन सी? भागीरथी, उत्तराखंड वहां से निकलता है। अब PMIS मोबाइल ऐप वित्त, ये किसका है? ये वित्त मंत्री ने लॉन्च किया है। राइज ऐप उत्तर प्रदेश ने, आधार सुशासन पोर्टल के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। जैसा कि आई स्पॉट पोर्टल सेबी ने, और जैसा कि स्वरेल सुपर ऐप की बात करें तो भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। अब आज आपका जैसा कि ऐप और पोर्टल वाला ही, जैसे कि हम बता रहे, ये थे साथियों आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल आप जानते हो, जैसा कि आपको ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप सलोनी को सर्च करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पर आपको PDF मिल जाती है डेली